नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विजयदशमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो ये मेरा वीडियो है, ये कुंडली एनालिसिस रिसर्च कोर्स का एक हिस्सा है। हमारा कुंडली एनालिसिस रिसर्च कोर्स है, उसमें हम कुंडली एनालिसिस से रिलेटेड बहुत ही गूढ़ रहस्यों की बात करते हैं। ऐसी चीजों की बात करते हैं जो कि कुंडली को एनालाइज करने के लिए, फलित करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ये हमारा सतत या कंटिन्यूअस रूप से चलने वाला एक कोर्स है जो कि लगातार चलता रहता है। पीछे जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ गए थे, तो अधिकतर लोगों को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाए थे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इसके अंदर एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। अभी जो पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको अराउंड 3 मंथ्स होने वाले हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आप में से यदि कोई भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे नंबर 9013798899 पर रजिस्ट्रेशन करें। आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा, तो आप देर ना करें, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अब हम बात करेंगे आज की क्लास के अंदर एक ऐसे कंसेप्ट की जो कि बहुत ही रेयर है और ये पूरी तरीके से मेरा ही रिसर्च किया हुआ कंसेप्ट है। और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम शटबल को यूज करके आपकी प्रेडिक्टिव स्किल्स को पूरी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, आप दोनों पार्ट को देखिएगा क्योंकि वीडियो लंबा है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा। पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो आप फर्स्ट पार्ट को देखिए ध्यान से, और इसके बाद इसके सेकंड पार्ट को मिस नहीं करेंगे। जब आप दोनों पार्ट्स को कंप्लीटली देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। तो अभी मैं ये शुरू करता हूं, इस तरीके से हम शटबल को यूटिलाइज कर सकते हैं या केवल शटबल के बेस पर बहुत सारी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट बताया था कि आप मून की राशि और लग्न लॉर्ड के प्लेसमेंट के बेस पर उस व्यक्ति का मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस जान सकते हैं। आप जब भी किसी भी कुंडली को देखो, इन दोनों चीज़ों को आपको 100% देखना है। इसलिए नहीं देखना कि हम उसके बारे में बखान करें कि देखने में ऐसा होगा, वैसे ऐसा होगा। इन चीज़ों का कोई रेलिवेंस नहीं है। ये केवल अपने आप को ये बताने के लिए होती है कि मेरे को आता है कुछ नहीं, अदरवाइज इसका कोई रेलिवेंस नहीं है कि हम एक व्यक्ति के बारे में बता दें देखने में लंबा होगा, छोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे ना एस्ट्रोलॉजी का कोई फ़ायदा होना है, ना उस व्यक्ति का फ़ायदा होना है। मगर ये चीज़ें किस लिए ज़रूरी हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पर्सन आए थे, उन्होंने उनका बेटा 12th की एग्ज़ाम दे रहा था, आईआईटी की तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए इसका होगा या नहीं होगा। तो बड़ा मुश्किल प्रश्न होता है कि होगा नहीं होगा बताना। तो अक्सर लोग क्या करेंगे, वो दशा देखेंगे, राजयोग देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। मगर मैं सबसे पहले उसका चंद्रमा और लग्न देखा। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं प्रोसीड करने के। देखिए, मैंने के.एन. राव सर के साथ काम किया हुआ है, मैंने पटेल सर के साथ भी काम किया हुआ है, सी.एस. पटेल सर के साथ, आर.जी. राव जी के साथ भी काम किया है। सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है कुंडली को एनालाइज करने का और देखने का। और जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो वो आपको बताते नहीं हैं। वो बगैर बताए ही चले जाते हैं, अपने अंदर रखे रखे चले जाते हैं। पर मैं आपको जो थोड़ा बहुत आता है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि के.एन. राव सर हैं, उनको आता होगा, बताया आज तक किसी को नहीं उन्होंने। सी.एस. पटेल सर चले गए, कुछ नहीं बताया उन्होंने। अपनी बुक्स लिख दी तो ठीक है, जो थोड़े बहुत चेले चाटी उनके पास बैठते थे उन्हें कुछ एक ट्रिक्स बताई, बाकी वो ट्रिक्स लेकर ही चले गए। के.एन. राव सर से आप एसोसिएट हो जाओ, वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अलावा वो बहुत काम किया एस्ट्रोलॉजी में, बहुत नॉलेज है, मगर देने को तैयार नहीं है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मैंने कहा कि मैंने उसका देखा चंद्रमा। क्यों देखा भाई? उसका मेंटल एटीट्यूड जब तक पता नहीं होगा आईआईटी में कैसे हो जाएगा। जब पर्सन का मेंटल एटीट्यूड इंटरनली है या नहीं,
वो एक्सटर्नली कुछ शो कर रहा है वो अलग बात है, मन से वो चाहता है कि नहीं आईआईटी में होना, वो चंद्रमा के प्लेसमेंट से पता चलेगा उसके अंदर जिज्ञा वो है भी कि नहीं, उसके अंदर आग है कि नहीं इंटरनली, फिर मैं उसकी लगने को देखूंगा। लगने क्या है, फिजिकल एफर्ट बताती है वो फिजिकल एफर्ट करने की स्थिति में भी है या नहीं। मुझे देखकर दोनों चीजों में संशय हुआ, डाउट हुआ। डाउट हुआ तो मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा, मैंने कहा आपको क्या रियली लगता है वो इतना एफर्ट कर रहा है जितना आईटी वगैरह के लिए करना चाहिए, या उसके मन के अंदर है क्या, वो आपके पीछे से भी पढ़ाई करता है? तो 1 मिनट के अंदर पिक्चर उन्होंने खुद क्लियर कर दी कि जी हमें पीछे लगना पड़ता है, कहते हैं तो पढ़ता है, अदरवाइज नहीं पढ़ता, मोबाइल खेलने लग जाएगा, ये करने लग जाएगा। कुंडली देखते ही पता चल गया था, क्योंकि उसका मून वो उस स्थिति में था ही नहीं कि वो उसका मन लगे उस चीज के अंदर, और फिजिकली वो एफर्ट भी नहीं करने वाला था। व्यक्ति जो एफर्ट नहीं करेगा तो वो हायर सक्सेस नहीं मिलेगी। अब उसकी जिस मर्जी चीज की दशा चल रही हो, आपकी योग कारक की दशा भी उसका आईआईटी में नहीं करवा सकती अनटिल एंड अनलेस उसका चंद्रमा और लग्न की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो दोनों स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अक्सर मैं जब भी कहता हूँ किसी की भी कुंडली को एनालाइज करिए, उसके लग्न और लग्न लोड को एनालाइज करना इसलिए जरूरी होता है। यदि लग्न ठीक ठाक नहीं है, उसके अंदर एफर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग बन रहे हो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लास्ट क्लास में मैंने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हर एक केस में जिस भी कुंडली को देखते हो इस चीज को आप जरूर देखें, पहले कुछ भी और देखने से पहले उसका मेंटल ये कंसेप्ट हो सकता है आपको दूसरा आदमी आपसे एग्री ना हो कि जी आप कह रहे हो, मगर ये 100% लगता है। कई बार हमें अपने बारे में खुद भी नहीं पता होता कि हमारा मेंटल इंक्लिनेशन किस चीज़ की तरफ है, हमारा फिजिकल इंक्लिनेशन किस चीज़ की तरफ है, हमें खुद नहीं पता होता, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है बैठ कर कि हमारा इंक्लिनेशन किधर है। मगर आप ध्यान से सोचोगे तो वो कंसेप्ट लगेगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी। अब एक दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आपने सबने दशाएं पढ़ी होंगी, बड़ी बड़ी जगह से पढ़ी होंगी, तो सारे इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपको एग्जाम में फंसा दें और आप एग्जाम के लिए तैयारी करते रहो और मार्क्स के चक्कर में पड़ जाओ। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा, मुझे मेडल मिल जाएगा, वो मेडल मिल जाएगा, और आप उसमें रटोगे, पेपरों को रटोगे, एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिख के आ जाओगे, मगर उससे एस्ट्रोलॉजी का कोई भला नहीं होता। आप केवल रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दशाओं का मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कई बार मैं थोड़ा हार्श बोल जाता हूँ, क्योंकि वो इतनी मेहनत कराते हैं तो मुझे खुद भी लगता है, मैं कई जगह से पढ़ा हूँ कि फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं लोगों का। कारक को कोई कंसिडर ही नहीं करता। जब दशा आएगी 9th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, ये लॉर्ड वो लॉर्ड, आप कभी भी कारक को सीरियसली किसी ने लिया नहीं है। लिया है तो उसे देखना नहीं आता, किसी को भी, किसी को नहीं आता, मैं श्योर बोल रहा हूं आपको। आप किसी से पूछ लेना कारक को कैसे देखते हैं, उसका रीजन है इस पर रिसर्च की ही नहीं गई। हम क्या करते हैं, जब दशा आती है तो मैक्सिमम फोकस हर व्यक्ति का होता है 5th लॉर्ड की दशा है, ये मार्क की दशा है, मार्केश की दशा है, 10th लॉर्ड की दशा है, 11th लॉर्ड की दशा है, इस लॉर्ड की दशा है, उस लॉर्ड की दशा है। लॉर्ड से प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट, मगर जो सबसे बड़ा रोल हर एक प्लेनेट का कारक होता है। जब आपके 8th लॉर्ड की दशा आती है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को घबराते हुए देखा है, आते हैं जी मेरी तो 8th लॉर्ड की दशा होगी, अब तो मैं लुट जाऊंगा। अरे लुट कैसे जाओगे, हर एक प्लेनेट किसी न किसी चीज का कारक है कि नहीं आपकी कुंडली में, तो जो कारक है जिस चीज का, उसके रिजल्ट तो उसने देने ही देने आपको। और आपकी लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं वो कारकत्व के रिजल्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। लॉर्डशिप बाद में आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कारकत्व ऑफ दैट प्लेनेट। वो जिन भी भावों का कारक है, जिन भी कामों का कारक है, उनके रिजल्ट वो देगा ही देगा, चाहे वो किसी भी भाव का लॉर्ड हो। वो 8th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, यदि वो मैरिज का कारक है तो आपको मैरिज तो देगा ही देगा। आप सोचोगे तो 6th लॉर्ड की दशा आ गई, डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेगा भाई साहब, वो मैरिज देगा, क्योंकि वो शुक्र है, मैरिज का कारक है। 8th लॉर्ड की दशा आ गई, अब 8th लॉर्ड को पकड़ कर हम बैठ जाएंगे, बीमारी देगा, ये देगा, वो देगा। यदि वो आपका संतान का कारक है तो वो आपको संतान प्राप्ति देगा, वो नौकरी का कारक है तो आपको नौकरी देगा, वो आपका भाग्य का कारक है तो आपको भाग्य वो ही देगा। भाग्य के कारक ने ही भाग्य देना है आपको, 9th लॉर्ड नहीं है भाग्य का कारक। भाग्य का कारक आपका जुपिटर है, 9th लॉर्ड 9th हाउस के रिजल्ट देगा, मगर हर एक
केवल लॉर्डशिप के ही रिजल्ट नहीं मिलते। अब कारक रिजल्ट देगा, ये कैसे निर्धारित होगा? हम देख लेते हैं, एफ्लिक्टेड है, ये है, वो है, सारी चीजें देखते हैं। कारक रिजल्ट देगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहां पर, षटबल की यूटिलिटी आती है। आप में से षटबल किस किस ने किया है, जरा हैंड रेज करिएगा, जिसने पढ़ा होगा षटबल, हैंड रेज करिए। षटबल किसी ने किया है? एक दो, बस दो ही हैंड रेज किए हैं बस। नहीं, यहां पर हैंड रेज करो, इसके अंदर हैंड रेज करो षटबल, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से षटबल का मतलब कोई बता पाएगा? यूटिलाइजेशन, इसलिए हैंड रेज करवा रहा हूं क्यों, आपने सबने पढ़ा होगा ना एग्जाम में, भारतीय विद्या उनमें जो पढ़े होंगे, 6 महीने खराब किए होंगे गुणा गणित कर करके। अब मैं आपका एक्चुअल बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इंस्टीट्यूट को गलत प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो षटबल की कैलकुलेशन है उसका कोई मतलब नहीं है सीखने का। मतलब किस चीज का है? यूटिलिटी ऑफ षटबल। षटबल को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो जब हम कारक को देखेंगे, कारक मैं क्यों बता रहा हूं, आप कोई लॉर्डशिप नहीं पता, आप केवल कारक के बेस पर व्यक्ति के बारे में 75% प्रेडिक्शन दे दोगे। एक भी लॉर्डशिप की जरूरत नहीं है आपको, कोई लॉर्ड नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। और कारक का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ के अंदर। जो भी चीज के रिजल्ट आएंगे, जब तक कारक आपका सही प्लेस नहीं है, तब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, उसके रिजल्ट को एंजॉय नहीं कर सकते जब तक कि कारक वेल प्लेस्ड ना हो। कैलकुलेशन से ज्यादा और नहीं। एंड भाई अब तो बहुत सारे हुए थे, अब तो 3-4 ही रह गए। इसमें भारतीय विद्या उनका तो एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने हैंड रेज किया हो, नीलम मैडम के अलावा बाकी सबने पढ़ा है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द षटबल? आज की मेरी क्लास का कंसेप्ट, आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो षटबल सिखाना है आपको। षटबल सिखाना इसलिए जरूरी है, आप सब लोग प्रेडिक्शन दिए जा रहे हो धड़ल्ले से और षटबल को कोई यूज नहीं कर रहा। यदि आप षटबल को यूज नहीं कर रहे तो आपको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, 0% आती है। और षटबल को यूज करना 90% लोगों को नहीं आता, बहुत कम रिसर्च है इसके ऊपर। तो षटबल को हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए, इसका मतलब हमें एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। कोई बता सकता है षटबल को हम कैसे देखते हैं? चलो हैंडी बहुत कम लोगों ने रेज किए, तो मैं अपनी तरफ से शुरू करता हूँ। षटबल का यूटिलाइजेशन मेरी आज की क्लास है। कैलकुलेशन को सर छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन इज यूजलेस। मैं वर्ड बोल रहा हूँ यूजलेस, सब सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। असेंडेंट निकलवाते हैं वो, हाँ बीवीवी में वो करवाते हैं, मैं बीवीवी में किया हुआ है, वो कोई यूज नहीं है उसका कैलकुलेशन वगैरह का। हाँ ये पता होना चाहिए कौन कौन से तरीके का षटबल होता है, उसकी क्या उसमें निकालने का मतलब तरीका आपको माइंड में आना चाहिए, सो दैट कंसेप्ट इज क्लियर। मगर उसकी वैल्यू नंबर तक कैलकुलेट करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कैलकुलेशन की आपको यूटिलिटी नहीं आती तो हम षटबल किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। अब यूटिलाइजेशन के लिए तो कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं आज की क्लास में इसका पूरा यूटिलाइजेशन बताऊंगा कंप्लीटली किस तरीके से देखा जाता है। देखिए समझिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, हम कभी कुछ लगा लेते हैं, कभी कुछ लगा लेते हैं। हम अक्सर लोगों को देखा है एक्सोर्टेड है, त्रिकोण में बैठ गया, नवांश में यहाँ चला गया। फिर कुछ लोगों को सुना है इसको अब दिग्बल मिल गया जी, दिग्बल ठीक है बहुत बढ़िया। कुछ और तरीके की एक आध चीज उसके अंदर लगा लेते हैं, जो चीज शूट कर रही होती है उसको मान लेते हैं कि इसको दिग्बल मिल गया। जब दिग्बल मिल रहा है तब तो ये मान लेते हैं दिग्बल मिल गया, मगर नहीं मिल रहा तब नहीं देखते कि इसमें दिग्बल नहीं है। तब ये देख लेते हैं कि ये एक्सोल्टेड है, ये फलाना मित्र राशि में, इसको ये देख रहा है नवांश में चला गया, दशवांश में चला गया। तो ये जो है पिक एंड चूज के बेस पर जब हम करते हैं, बगैर नियम बनाए करते हैं, इसको बोलते हैं फिटोलॉजी या तुक्केबाजी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में षटबल का यूटिलाइजेशन क्या है, कंप्लीट मैं बताऊंगा आपको। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, परवीन जी आप बताएंगे षटबल हैंडरेज किया हुआ है, बताइए। प्रणाम सर, मैं तो सर इतना कहना चाह रहा हूँ, उसमें पढ़ा है बीपीएचएस में कि ग्रह जो है अपने बल के अनुसार फल करता है, वीर्य अनुसार फल करता है। तो षटबल बस अगर इसको लेके चलते हैं तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है सर। कि मतलब जो एक बार पहले आपने बताया था कि हर ग्रह का अपना मिनिमम वो होता है, तो उसके रेशो कितना जा रहा है उसका उसमें, तो उसको देख लेते हैं। चलो तो
उसके जो नेचुरल कारक तत्व होते हैं उसका फल वो उसके बेस पे देता है सर। अभी मैं आज की क्लास में आपको किस चीज़ के लिए कौन सा शेड्यूल देखना है ये बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली। शेड्यूल को टोटलिटी में नहीं देखा जाता, टोटलिटी भी काम करती है मगर शेड्यूल को टोटलिटी में नहीं देखा जाता। शेड्यूल को कंपार्टमेंट में डिवाइड करके देखना होता है कि आपको लाइफ का कौन सा पैरामीटर चेक करना है, तो हम कौन से शेड्यूल को देखेंगे। कैलकुलेशन की यहाँ पर केवल इतनी भर इंपॉर्टेंस है, तो आज की इस क्लास को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता देना, ये मैं दे देना, ये मैं पब्लिश भी कर दूंगा। मैं आपको बहुत ही रेयर जानकारी ये दे रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, जिन लोगों ने कुंडली प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया हुआ था वो नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कर देना, कोई बात नहीं है। और रिपीट जो कह रहे हैं उनमें चाहता हूँ कि नए लोग भी प्रेजेंट करें। अगली क्लास में आप कारकों के रिजल्ट बताओगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप केवल कारक को देखकर उस व्यक्ति की जिंदगी में ये बता सकते हो कि इसको किस चीज का सुख मिलेगा और किस चीज का सुख नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था षडबल के बेस पर कि इसका षडबल कम है, इसका षडबल ज्यादा है, मार्स का षडबल ज्यादा है। इसका मतलब मार्स के जो नेचुरल कारक होते हैं उसकी लॉर्डशिप वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जमीन जायदाद, छोटे बहन भाई और डिस्प्यूट में, लड़ाई में वो जीतेगा, कंपटीशन में वो जीतेगा, इन चीज़ों का उसको सुख मिलेगा क्योंकि मास का षडबल ज़्यादा है। ओवरऑल षडबल को देखने का एक तरीका होता है, पर अब मैं इसका टोटलिटी में बता रहा हूँ किस तरीके से देखना है। और आपको जिनके पास पारासर लाइट नहीं है कोई बात नहीं, एक ज्योतिष ऐप करके सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप यूटिलाइज करिए षडबल के लिए। एस्ट्रो सेज को यूज नहीं करना है। एस्ट्रो सेज में षडबल का जो दे रखा है उसका कोई मीनिंग नहीं है। ज्योतिष ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप षडबल को ज्योतिष ऐप में जाकर देखें, वहां पे स्ट्रेंथ करके लिखा हुआ है, तो वो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, ये आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से जरा इस क्लास को अटेंड करिएगा और इस वीडियो को यूटिलाइज करिएगा जरूर। तो षडबल कंसेप्ट है, मेरा ही पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, अपना ही, और किसी का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ षडबल। षडबल इज स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज्ड टू असेस द स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ प्लेनेट इन डिलीवरिंग रिजल्ट। तो किसी भी प्लेनेट के रिजल्ट देने की ताकत और उसकी क्षमता को बताता है षडबल। और ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है, मतलब बिल्कुल डिफाइंड है, कब कुछ यहाँ से उठा लिया कुछ वहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सभी तरह की स्थितियों को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम बगैर षडबल के जब एनालिसिस करते हैं तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ चीज़ों को ले लेते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। इट गोज बियॉन्ड सिंपली नोटिंग वेदर ए प्लेनेट इज प्लेस्ड इन ए फेवरेबल और अनफेवरेबल हाउस। तो षडबल जब हम यूज करते हैं तो केवल इतने भर से काम नहीं चलता कि ये केंद्र या त्रिकोण में बैठा है इसलिए अच्छा हो जाएगा, या 6-8-12 में बैठा है इसलिए बुरा हो जाएगा। अक्सर हम इस तरीके से मानते हैं। इंस्टीड इट इवेल्युएट हाउ मच इनहेरेंट स्ट्रेंथ द प्लेनेट possesses टू एक्ट। तो उसके अंदर इंटरनल कितनी ताकत है प्लेनेट में परफॉर्म करने की, रिजल्ट देने की। ए प्लेनेट विद हाई षडबल इज मोर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आउटकम्स इवन इन अदरवाइज चैलेंजिंग सर्कमटेंसेस। जिसका षडबल ज्यादा है, षडबल ज्यादा का मतलब उसके अंदर सब क्राइटेरिया आ गए। पीड़ित है तो उसके माइनस हो जाएंगे, वो कुछ अच्छा है तो प्लस हो जाएंगे। ओवरऑल षडबल ज्यादा होने का मतलब वो प्लेनेट मजबूत है पूरी तरीके से। और मजबूत है, जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होगा आपका चैलेंजिंग सर्कमटेंसेस में भी वो आपको अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए प्रोड्यूस करेगा जिसका षडबल अच्छा है, इसका मतलब उसकी डिग्निटी अच्छी है, ये मानकर चलिए। जिसकी डिग्निटी खराब है उसका षडबल अच्छा नहीं हो सकता। तो डिग्निटी जो वर्ड में बोलता हूं उसको षडबल से भी आपको रिलेट कर सकते हो कि जिसका षडबल ज्यादा है, क्योंकि षडबल में सब कुछ आ जाता है। कौन देख रहा है, कहां पे बैठा है, किस राशि में बैठा है, नवांश में कहाँ गया, दशमांश में कहाँ गया, इस कुंडली में क्या गया, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो षडबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट, षडबल मेजर्स प्लेनेटरी पावर। द स्ट्रोंगर द षडबल द ग्रेटर द प्लेनेट्स एबिलिटी टू डिलीवर मीनिंगफुल रिजल्ट। तो जब प्लेनेट स्ट्रोंग होगा तो उसके मीनिंगफुल रिजल्ट देने की एबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा मानकर चलेंगे। अब देखिए, मैं प्रेजेंट करना भूल गया।
तो ये पेज मैंने बताया था कि शटबल आपका स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ प्लेनेट बताता है। इट गोज बियॉन्ड सिंपली नोटिंग डाउन। तो इन जनरल शटबल ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब आ जाते हैं आगे। शटबल का 6 तरीके का शटबल होता है, इसलिए इसको शटबल बोलते हैं। षड मीन्स 6 तरीके का बल होता है एक प्लेनेट का। तो 6 टाइप ऑफ प्लेनेटरी स्ट्रेंथ यहाँ पर मैंने ब्रीफ में आपको सब दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। किसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। वो एग्जाम जो देते हैं उनके काम का है बस। शटबल इज क्लासिकल सिस्टम इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज टू मेजर द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। इट इवेल्युएट्स डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ प्लेनेटरी पावर। अब ध्यान से इस सेंटेंस पर फोकस कर रही है। ये एक प्लेनेट की सभी डायमेंशंस को कंसीडर कर लेता है। क्या क्या जो आप वर्ड बोलते हैं, उच्च का है, इस राशि में चला गया, वहां चला गया, केंद्र में बैठ गया, त्रिकोण में बैठ गया, इसको कौन देख रहा है, इसके दिग्बल क्या है, कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है, हर तरह की स्थिति, रेट्रोगेट है जिसे हम कहते हैं, वक्री हो गया, वो सभी चीजों को ये कंसीडर कर लेता है। व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ है, रात में हुआ है, उस हिसाब से शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है, दिन के किस प्रहर में हुआ है, सभी चीजों का असर पड़ता है प्लेनेट की स्ट्रेंथ पर। तो शटबल उन सभी चीजों को कंसीडर करता है। शटबल को हम क्या करेंगे, हेल्पिंग इट हेल्प एस्ट्रोलॉजर जज हाउ इफेक्टिवली ए प्लेनेट कैन डिलीवर रिजल्ट। तो कोई भी प्लेनेट कितना रिजल्ट डिलीवर करेगा उसमें शटबल का रोल होता है। सबसे पहले आपका आता है स्थान बल, पोजिशनल स्ट्रेंथ, जो हम अक्सर इसके बियॉन्ड हम पढ़ते नहीं है। हम जिन भी बलों की बात करते हैं ना, 5वें भाव में बैठा है, इस राशि में बैठा है, ये सब कुछ स्थान बल का पार्ट होता है। तो स्थान बल पोजिशनल स्ट्रेंथ है। तो हम बाकी सभी बलों को भूल जाते हैं, हम केवल स्थान बल को कुंडली में देखते हैं। और स्थान बल के भी एक छोटे से पार्ट को देखते हैं। स्थान बल के अंदर 5 तरीके के बल इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मेजर से प्लेनेट प्लेसमेंट इन हॉरोस्कोप। ये स्थान बल पता चलता है उसका कुंडली में ग्रह कहां पर रखा है, इसके बेस पर। ए प्लेनेट इन इट्स ओन साइन और एक्सल्टेशन गेन्स मैक्सिमम पोजिशनल स्ट्रेंथ। जो अपनी राशि या एक्सोल्टेशन में हो तो उसका स्थान बल ज्यादा होता है, और हम सारा उसी के बेस पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बली हो जाता है, आपने सुना होगा ना, एक्सोल्टेड बली हो जाता है, अपनी राशि में बली हो जाता है। तो बली तो वो 6 में से केवल एक ही बल को बली करता है, और उसके बेस पर हम सारी प्रेडिक्शन देने की हिम्मत दिखाते हैं। बेसिकली ये 5 तरीके का होता है। एक होता है उच्च बल, जो एक्सोल्टेशन जो है उच्च का है नीच का है इस पर निर्भर करेगा, उच्च बल। एक होता है सप्त वर्गीय बल, इसी का ये पोजिशनल स्ट्रेंथ का हिस्सा है। तो आप तो नवांश में ही जाकर देखते हो, सप्त वर्गीय बल में हम हर एक प्लेनेट को 7 डिविजनल चार्ट में जाकर देखते हैं, इसलिए इसको सप्तवर्गीय बल बोलते हैं। D1 में देखते हैं, D2 में देखते हैं, D3 में देखते हैं, D7 में देखते हैं, D9 में देखते हैं, D12 में देखते हैं और D30 में देखते हैं। इन 7 उनमें वो अपने मित्र की राशि में गया है, शत्रु राशि में गया है, अति मित्र की राशि में गया है। यहाँ पर पंचदा मैत्री भी यूटिलाइज होती है, उसके बेसिस पर लिया जाता है। तो देखिए ये भी नहीं छोड़ा गया, आपके 7 वर्गों में कहां पर गया है तो आपको अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है नवांश में कहां गया, कहां गया है, यदि आपको ये पता है तो। उच्च बल देखते हैं, सप्तवर्गीय बल भी प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। एक होता है ओजा युग्मा बल, उज्मा युग्मा बल भी बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट D1 चार्ट में और D9 में इवन राशियों में गया है या ऑड राशियों में गया है, इसके बेस पर इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं केवल आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि क्या होता है, डिटेलिंग यहां पर मैं बता नहीं रहा हूं, उसकी कोई नीड भी नहीं है। चौथा होता है केंद्र आदि बल। तो कोई भी प्लेनेट का ये भी प्लेसमेंट पर बेस्ड है, ये सारे जो है प्लेसमेंट पर बेस्ड है। केंद्र आदि बल का मतलब है ये बल जब वो प्लेनेट आपकी कुंडली में केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 में हो तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, अराउंड 60 होती है। फिर वो आपके इसके बाद हाउसेज आ जाते हैं आपके पनफर 2, 5, 8, 11, उनको पनफर हाउसेज बोलते हैं, स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। फिर होता है एपोक्लिम 3, 6, 9, 12 हाउसेज में और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसके बेसिस पर बल होता है। तो एक प्लेनेट आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है, तो देखिए केंद्र स्थानों को अच्छा क्यों मानते हैं, केंद्र स्थानों को इसलिए अच्छा मानते हैं कि केंद्र आदि बल ज्यादा होता है। तो हम ये कहते हैं केंद्र में बैठा है, तो केंद्र में बैठा हुआ है इसका मतलब उसका केंद्र आदि बल ज्यादा है, इट इज ए पोजिशनल बल। एक होता है द्रैशकोण बल। द्रैशकोण बल ये होता है कि उस प्लेनेट की डिग्री क्या है कुंडली में। तो हम डिग्री और 50 तरीके से देखते हैं। आपने देखा होगा ये फलानी अवस्था में, डिकानी अवस्था में, ये वृद्ध अवस्था में, तो ये सब चीजों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ डाल दिया गया है।
कंसेप्ट अलग है। दृष्टिकोण बल में क्या देखा जाता है, एक प्लेनेट के, एक लग्न के अंदर और एक राशि के अंदर 3 दृष्टिकोण बनते हैं। 0 से 10 डिग्री को फर्स्ट दृष्टिकोण मानते हैं, 10 से 20 डिग्री को सेकंड दृष्टिकोण मानते हैं और 20 से 30 डिग्री को थर्ड दृष्टिकोण मानते हैं। यदि आपके मेल प्लेनेट जो मेनली हैं, आपका सन, मार्स एटसेट्रा, यदि 0 से 10 डिग्री पर हो तो इन्हें अधिक बल मिलता है। फीमेल प्लेनेट हैं जनरली आपका वीनस, मून, ये यदि तीसरे दृष्टिकोण 20 से 30 डिग्री में हो तो इन्हें अधिक बल मिलता है। और जो आपके न्यूट्रल प्लेनेट हैं लाइक मरकरी और सैटर्न, वो सेकंड दृष्टिकोण में हो तो उन्हें अलग बल मिलता है। मतलब इस बात पर भी निर्भर करेगा, आप ध्यान से देखिए कितनी चीजें हैं जिन्हें हम यूज ही नहीं करते, कि सूर्य है यदि 0 से 10 डिग्री बैठा हुआ है तो उसको ये वाला बल एक्स्ट्रा मिलेगा। शुक्र है यदि वो 20 से 30 डिग्री बैठा हुआ है तो ये वाला बल एक्स्ट्रा मिलेगा, मगर वो यदि 0 से 10 डिग्री है तो ये वाला बल कम होगा उसका। तो ये 5 जो बल हैं ये मिलके स्थान बल बनाते हैं। इन पांचों को ऐड करेंगे कि उच्च बल कितना मिल रहा है, सप्तवर्गीय बल कितना मिल रहा है, ओजा युग्मा बल कितना मिल रहा है, केंद्रादि बल कितना मिल रहा है, दृष्टिकोण बल कितना मिल रहा है, इन सभी को मिला के जो बल बनेगा वो स्थान बल होगा। अब हम इनमें से इन 2 के अलावा किसी की बात नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा उच्च बल देख लेते हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा आप केंद्र त्रिकोण में बैठा है वो देख लेते हैं, बाकी सबको हम अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, यूटिलाइज ही नहीं करते। तो ये उस समय पर तो ठीक था जब मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती थी कि षडबल निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा, इतनी देर में कौन कुंडली देखेगा, तो वो दिक्कत थी। मगर आज के समय पर इन्हें छोड़ने का कोई यूज नहीं है। तो आपके जो ये सभी बल स्थान बल बताते हैं, पोजिशनल स्ट्रेंथ, तो जो हम उच्च नीच देखते हैं वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है बस। दूसरा आता है दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। एक प्लेनेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो कुंडली के अंदर तो उसके अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मानी जाती है। जनरली आपका जुपिटर और मरकरी यदि लग्न में हो तो उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम बल मिलता है। लग्न से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे 7वें भाव में पहुंचेगा तो 0 डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो जाएगी, दिग्बल 0 हो जाएगा। तो जब भी 7वें भाव में जुपिटर बैठा हो आपकी कुंडली में, मरकरी बैठा हो तो उसके अंदर दिग्बल नहीं होता, तो वो अपने आप में वीक हो जाता है बगैर किसी बात के। आप यूज करते हो नहीं करते, हम तो उच्च नीचे देख लेते हैं। 7th हाउस में जैसे ही जुपिटर गया, मरकरी गया, उसका दिग्बल 0 हो गया। ऐसे ही मार्स और सन 10th हाउस के अंदर दिग्बली हो जाते हैं, मगर वो 4थे भाव के अंदर चले गए तो उनका दिग्बल 0 हो जाएगा। मतलब 10 से अपोजिट में जाते ही दिग्बल 0 हो जाएगा, तो वो किसी काम के नहीं रहे। एक मतलब इस तरीके से दिग्बल की फॉर्म में, अब वो चाहे उच्च के भी बैठे हैं तो दिग्बल उनका कम है। इसी तरीके से सैटर्न 7वें भाव में दिग्बली हो जाता है, 7वें भाव के अंदर सैटर्न, और वीनस और मून 4थे भाव के अंदर दिग्बली होते हैं अपने, उससे 7th हाउस के अंदर उनका दिग्बल 0 हो जाता है। तो ये भी एक बल है जिसे हम देखते हैं ऑलवेज। एक होता है काल बल और टेम्परल स्ट्रेंथ। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दिन के समय किस साल में, किस महीने में, किस होरा में जन्म हुआ है, इस बात पर डिपेंड करती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हम इस चीज को वेटेज ही नहीं देते कभी भी कि बंदे का जन्म समय क्या है। आपके लिए तो सारे समय सेम है, कुंडली बनाने के लिए समय काम आता है। हम क्या यूज करते हैं, बस कुंडली बनाने के लिए समय नहीं। जो ये काल बल है या टेम्परल स्ट्रेंथ है, ये पूरी की पूरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके किस ईयर में, किस महीने में, किस दिन, डे में, शुक्रवार को हुआ है, मंगलवार को हुआ है, रात्रि में हुआ है, रात्रि में हुआ है तो रात्रि के किस प्रहर में हुआ है। ये 9 तरीके का बल होता है एक्चुअली काल बल, टेम्परल स्ट्रेंथ, और ये टाइम ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है कि आपका किस समय पर बर्थ हुआ है। इसके 9 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। इसमें 9 जो कंपोनेंट आए ना, ये भी इस बात पर भी निर्भर करता है। आपको पता है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है कि आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है तो प्लेनेट की अलग स्ट्रेंथ होगी, दक्षिणायन में हुआ है तो प्लेनेट की अलग स्ट्रेंथ होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसे कोई भी यूटिलाइज नहीं करता टेम्परल स्ट्रेंथ को। तो इसमें टेम्परल स्ट्रेंथ में देखिए आपका पक्ष बल होता है कि आपका कृष्ण पक्ष में हुआ है या आपका शुक्ल पक्ष में हुआ है। दूसरा आपका होता है पक्ष बल के अलावा त्रिभागी बल होता है। एक डे को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, किस पर्टिकुलर भाव के अंदर जन्म हुआ है उसके बेस पर अलग अलग प्लेनेट को अलग अलग बल मिलता है। फिर इसी तरीके से आपका वर्षाधिपति बल होता है जिसको आपदा बल भी बोलते हैं, मतलब किस वर्ष में आपका जन्म हुआ है। फिर आपका ऐसे ही मासाधिपति बल होता है, वाराधिपति बल होता है, होराधिपति बल होता है किस होरा में जन्म हुआ है, होरा मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से आयना बल होता है, किस आयना में जन्म हुआ है। एक आपका युद्ध बल भी होता है, युद्ध बल जिसको आप प्लेनेटरी वॉर बोलते हो, वो इसी का हिस्सा है काल बल का ही। प्लेनेटरी वॉर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द काल बल।
तो ये सारा इनको भी हम कैलकुलेट करते हैं, टेम्परल स्ट्रेंथ को भी। इसके बाद आता है चेस्टेबल, जिसको मोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। रेट्रोगेशन है या डायरेक्ट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो हम जनरली मानते हैं, देखिए वक्री ग्रह आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों मानते हैं? उनका चेस्टेबल ज्यादा होता है। एवेल्युएट ए प्लैनेट्स मोशन एंड स्पीड, ए प्लैनेट इन रेट्रोगेट गेन मोर चेस्टेबल। जो आपका वक्री होता है उसका चेस्टेबल ज्यादा होता है, और जो डायरेक्ट होता है उसका चेस्टेबल कम होता है। तो मैंने वक्री ग्रहों पर एक वीडियो बनाया था, तो मैंने देखा है अक्सर वक्री ग्रह देखकर जिसकी भी कुंडली देखते हैं, लोग कहते हैं इसके अंदर जुपिटर वक्री है, इसके अंदर मरकरी वक्री है। उसको पता नहीं क्या समझ लेते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वक्री को अलग से एकदम से वो क्यों हो जाते हैं। वक्री केवल थोड़ा बहुत आपकी उसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा होती है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है वो वही स्थिति में होगा। सभी ग्रहों को केवल आप बल के हिसाब से यदि देखोगे तो आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा पार्ट आता है नैसर्गिक या इंट्रिंसिक बल। तो ये जो 7 ग्रह हैं, इनको अपना बल बगैर किसी कुंडली के, सभी कुंडलियों में वो एक पर्टिकुलर होता है कि सभी ग्रहों का प्लेसमेंट रिलेटिव टू ईच अदर है। उसके बेस पर इनका एक नैसर्गिक बल होता है जिसे हम नेचुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं, और इसका कोई रोल नहीं होता है क्योंकि ये सभी की कुंडलियों में बराबर होता है। तो आपकी कुंडली में भी नैसर्गिक बल वही होगा, ये फिक्स होता है, कुंडली के साथ नहीं बदलता। सूर्य का नैसर्गिक बल सबसे ज्यादा होता है और सैटर्न का नैसर्गिक बल सबसे कम होता है। तो इसको हम यूटिलाइज नहीं करते किसी भी चीज के लिए। हालांकि षडबल के अंदर इसको हम ऐड करेंगे, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कुंडली समय या किसी चीज के हिसाब से चेंज नहीं होगा। सभी लोगों की कुंडली के अंदर नैसर्गिक बल सेम होता है, हर एक प्लेनेट का, बाकी बल सेम नहीं होते। और लास्ट होता है दीर्घ बल, जिसे एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ बोलते हैं। यह डिपेंड करता है कौन किसे देख रहा है। शनि देख रहा है, मार्स देख रहा है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है, 7वीं दृष्टि से देख रहा है, 10वीं दृष्टि से देख रहा है। तो देखिए, एक भी पैरामीटर जो आप ऐसे करते हो वो यहां पर हमने छोड़ा नहीं है। हमने ये भी देख लिया किस राशि में बैठा है, हमने देख लिया किस भाव में बैठा है, हमने ये भी देख लिया कौन देख रहा है, हमने ये भी देख लिया रेट्रोगेट है या डायरेक्ट है, हमने ये भी देख लिया दिन में जन्म हुआ है रात में जन्म हुआ है, एवरीथिंग। हमने ये भी देख लिया किस डिविजनल चार्ट में कौन सी राशि में गया है, मित्र राशि में गया है या किसकी राशि में गया है, और उसके बेस पर इन सभी तरीके के 6 तरीके के बल को हम कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल स्ट्रेंथ ये यहाँ पर मैंने दे रखी है, पर इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। इसको यूटिलाइज करिए चाहे मत करिए। अब आता है, निकालेंगे इसको कैसे, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। ये इस चीज पर जरा फोकस करिएगा जो अभी मैंने लिखी हुई है। वाई षडबल मैटर्स। इट हेल्प एस्ट्रोलॉजर्स टू इवेल्युएट ए प्लैनेट्स एबिलिटी टू डिलीवर रिजल्ट इन एरिया सच एस, कि कोई भी प्लैनेट इन एरियाज में क्या रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कौन से एरिया हुए? कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस। रिफाइंस प्रेडिक्शंस बाय एंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इसको षडबल को आप यूज करोगे तो आपको अपने एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको फंसने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कोई इशू अराइज नहीं होगा। ये आपका रिफाइन करेगा, प्रेडिक्शंस बाय एंश्योरिंग एक्यूरेट होगी और आपकी रिलायबल प्रेडिक्शंस होंगी। और किन केसेस में, यहां पर जो ये केसेस लिखे हुए आप सोचिएगा ये तो 4 ही हैं, ये सब कुछ यही है आपकी लाइफ के अंदर, इनके अलावा कोई चीज नहीं होती। कैरियर, ध्यान से सोचिएगा, कैरियर में एजुकेशन भी आ जाती है, हेल्थ सब कुछ आ जाता है, मरना जीना, खराब बीमार होंगे अच्छे होंगे, रिलेशनशिप माता पिता भाई बहन वाइफ सब कुछ, फाइनेंसेस बजगल दारम नमस्कारम, पैसा सब कुछ आ गया इसके अंदर। ये चारों चीजों में आएगा। ए प्लेनेट विद हाई षडबल ऑफन इंडिकेट्स ग्रेटर सक्सेस पोटेंशियल इवन अंडर चैलेंजिंग कंडीशंस। तो जिसका षडबल ज्यादा है वो आपको ग्रेटर सक्सेस देगा, सिंपल सा रूल है। षडबल ज्यादा होने का मतलब क्योंकि इसमें क्या है, सब एस्पेक्ट वगैरह सब कंसिडर हो चुके हैं। यदि कोई एफ्लिक्टेड होगा प्लेनेट तो षडबल ज्यादा हो ही नहीं सकता उसका। वो नीच की राशि में बैठा है, 6-8-12 में बैठा है, उसको मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मेलिफिक प्लेनेट जब एस्पेक्ट करते हैं ना तो एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ नेगेटिव होती है अपना आप ही, पॉजिटिव होती ही नहीं है। तो वो सब चीजें कंसिडर आ जाती हैं षडबल के अंदर। इसके बाद आपको बहुत ग्रेटर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। 1 मिनट, ग्रेटर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती जब आप षडबल देख लेते हो।
तो षडबल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और यदि इसको आप यूटिलाइज करना सीख जाते हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत आसान हो जाएगी आपकी। अब आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ षडबल। तो कैलकुलेशन पे मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा ऐप के अंदर कैसे यूज करते हैं। षडबल इज ऑब्टेन्ड बाई समिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल 6 टाइप ऑफ प्लेनेटरी स्ट्रेंथ। जो 6 तरीके के बल मैंने अभी आपको समझाए थे एक एक करके, उन सभी हर एक प्लेनेट के 6 तरीके के बल को ऐड करने पर टोटल षडबल मिलेगा। इसकी 2 यूनिट होती हैं, एक होता है आपका षष्ठी आंसा या जिसे विरूपा बोलते हैं, और एक होता है आपका रूपा। तो जो बल दिया होता है वो एक्चुअली षष्ठी आंसाज में दिया होता है, जिसे विरूपा भी बोलते हैं। अब क्या है मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम किसी भी प्लेनेट की षडबल की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिनिमम से कम है तो वो कमजोर हो गया है मान लीजिए। मिनिमम जो होती है सूर्य की, अब जो उसके अंदर दे रखा है एस्ट्रोसेज के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूं, उसमें तो रैंक दे रखी है, रैंक की कोई यूटिलिटी नहीं है। कैसे देखिए, सूर्य की मिनिमम 390 है, मून की मिनिमम 360 है, मार्स की मिनिमम 300 है, मरकरी की मिनिमम 420 होनी चाहिए तब रिजल्ट देगा, जुपिटर की मिनिमम 390 होनी चाहिए तब रिजल्ट देगा, वीनस की मिनिमम 330 होनी चाहिए तब रिजल्ट देगा, सैटर्न की मिनिमम 300 होनी चाहिए तब रिजल्ट देगा। अदरवाइज ये कमजोर हो जाएगा, इससे ज्यादा है तो अच्छा है। अब देखिए बाय द वे सूर्य की होगी 380, बाकी किसी की भी नहीं है 380, तो इसको रैंक तो 1 मिल जाएगी, मगर ये फिर भी वीक है, इट इज नॉट एबल टू गिव द रिजल्ट, क्योंकि सूर्य जो है प्लेनेट रिजल्ट देने के लिए उसकी कम से कम स्ट्रेंथ 390 होनी चाहिए, षष्ठी आंसा या विरूपा। ऐसे ही देखिए मरकरी, इसकी मिनिमम कितनी है 420, इसकी 410 है और ये सबसे ऊपर हो गया 410 हो गया, मगर ये रैंक 1 है, स्टिल ये रिजल्ट देने में पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होगा, इसलिए रैंक से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, इनकी ये जो मिनिमम है इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो जब डिटेल में जाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जो वो पॉइंट में दे रखी होती है आपका पाराशर लाइट में भी या और किसी ऐप में भी, वो पॉइंट वाली केवल इस मिनिमम से उसकी कितनी है, इसके कंपैरिजन में कितनी है वो निकाली जाती है। तो यहां पर क्या है, इन दिस स्ट्रेंथ एक्सीड दिस वैल्यू द प्लेनेट इज रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो स्ट्रॉन्ग है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेनेट, क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग होने से, षडबल ज्यादा होने से क्या मतलब है। ए स्ट्रॉन्ग प्लेनेट प्रोटेक्ट इट्स हाउसेज एंड सिग्निफिकेशंस, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। प्लेनेट यदि स्ट्रॉन्ग है तो उसके जो हाउस है उन्हें भी प्रोटेक्ट करेगा और सिग्निफिकेशंस को भी प्रोटेक्ट करेगा। इट बिकम्स मोर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पॉजिटिव एंड रिलायबल रिजल्ट। तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। आपका यदि किसी प्लेनेट का षडबल ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, आपके अपने हाउसेस को नॉट ओनली प्रोटेक्ट करेगा वो प्लेनेट, और अपने हाउसेस के और कारकत के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, और पर्टिकुलरली कारकत के तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको मिल ही जाएंगे, उसकी जो मर्जी लॉर्डशिप है। लॉर्डशिप के केस में स्ट्रॉन्ग होने पर एक परेशानी क्रिएट हो जाती है कि सपोज 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो छठे भाव के रिजल्ट भी देगा, तो वो आपको बीमारी तो दे सकता है, मगर 6 लॉर्ड जिन चीजों का कारकत है उनके तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग होना हमेशा पॉजिटिव नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्लेनेट अच्छा है, मगर कुछ भावों के सिग्निफिकेशंस ऐसे हैं कि उनका लॉर्ड यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो उन भावों के नेगेटिव रिजल्ट भी आपको स्ट्रांगली ही मिलेंगे। अब नेगेटिव रिजल्ट स्ट्रॉन्ग मिलना तो अच्छी बात नहीं है, पर हर एक प्लेनेट जब स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने कारकत्वों के तो वो डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो जिसका षडबल ज्यादा है आपकी कुंडली में, आप खुश हो जाइए, वो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर देगा, वो आपको परेशानियां भी दे देगा तो आपको खुश जरूर करके जाएगा। क्योंकि सपोज 6 लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 6 लॉर्ड सपोज आपका हो गया जुपिटर किसी की कुंडली में, तो जुपिटर 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो आपको 6th हाउस के तो रिजल्ट देगा, बीमारी भी देगा, क्योंकि 6 लॉर्ड का काम डिजीज देना है, स्ट्रांगली देगा, मगर वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों का कारक है, वो सब चीजों की खुशहाली आपकी जिंदगी के अंदर आएगी। 8th लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको सडननेस देगा, एक्सीडेंट भी करवा सकता है और भी चीजें करवा सकता है, मगर वो जिन चीजों का कारक है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी है और तो वो उन कारकत्वों में आपको बहुत शुक्र है। सपोज 8th लॉर्ड पाइसेस लगने की कुंडली में शुक्र है 8th लॉर्ड, अब 8th लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन षडबल,
अब 8th लॉर्ड है, आपको 8वें भाव से रिलेटेड दिक्कतें जरूर देगा, स्ट्रांग हो जाता है किसी भी भाव का लॉर्ड तो उस भाव के स्ट्रांग रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे बुरे सभी तरीके के रिजल्ट स्ट्रांगली देगा। मगर शुक्र अब जिन चीजों का कारक है उनके भी आपको अच्छे रिजल्ट वो देगा। इसलिए हम केवल लॉर्डशिप के चक्कर में फंस जाते हैं अक्सर कि इस लॉर्ड की दशा आ गई। अरे ऑलवेज चेक द पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, आप पॉजिटिव बातें देखिए हमेशा। अब देखिए यहां पर, ये मैं आपको असली चीज बता रहा हूं जिसे यूटिलाइज करना है। आपको अलग अलग बल देखने हैं, टोटल शेडबल नहीं देखना है। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है जुपिटर, मरकरी और सन, इसको आप नोट कर लेना। जुपिटर, मरकरी और सन में जो इनका स्थान बल मिनिमम 165 होना चाहिए, दिग्बल 35 होना चाहिए, काल बल 50 होना चाहिए, चेष्टा बल 112 होना चाहिए, आयना बल 30 होना चाहिए। या नेचुरल स्ट्रेंथ को हटा दिया है मैंने, नेचुरल स्ट्रेंथ सभी की सेम होती है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका आयना बल नहीं है, ये गलत लिख दिया, ये एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ है। आयना बल गलत हो गया है तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, इट इज एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ। नैसर्गिक बल को यहाँ पे नहीं लिया गया है, तो आप टोटल शेड बल देखने की बजाय इन चीजों को देखिएगा। जुपिटर, मरकरी और सन के केस में इनका स्थान बल 165 से ज्यादा है, इनका दिग्बल 35 से ज्यादा है, काल बल 50 से ज्यादा है, चेष्टा बल 112 से ज्यादा है, और आयना बल, आयना नहीं है ये, इसको मैं बोल रहा हूं आप ध्यान रखना, मैं हालांकि इसको करेक्ट करके भेजूंगा आपके पास। ये आपका आयना बल नहीं है, इट इज एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ, जिसे हम बोलते हैं दृक बल। अब उसका ओवरऑल बल मिनिमम अपेक्षित बल से ज्यादा है। अपेक्षित बल अभी मैंने बताया था मिनिमम चाहे उससे ज्यादा हो, मगर फिर भी वो प्लेनेट आपको पूरी तरीके से रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होगा। मिनिमम मैंने यहां पे लिखा था, सन का 390 है, यदि 390 से ज्यादा है तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको नहीं देखना है। अक्सर जगह पर ये लिखा मिलेगा आपको, मैं भी बताऊंगा, पारासर लाइट में भी ये लिखा हुआ है, और आप उसमें जाओगे ज्योतिष ऐप में, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सन का मिनिमम बल 390 है। अधिकतर लोग इसके बेस पर यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने जो आपको अब जो मैं बता रहा हूं उसको फोकस करोगे, आप हर एक तरीके के बल को देखोगे, स्थान बल को देखोगे, दिग्बल को देखोगे, काल बल को देखोगे, चेष्टा बल को देखोगे, दृक बल को देखोगे, पांचों बलों को देखोगे। पांचों बल इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है यदि इन प्लेनेट के, तो वो आपकी लाइफ के अंदर खुशहाली 100% लेकर आएगा। वो आपको लाइफ के हर एरिया के अंदर सक्सेस देगा जब भी उसका रोल आएगा वो प्लेनेट आपकी कुंडली में। ऐसा मगर प्लेनेट आपको हार्डली ही मिलेगा जिसके पांचों बल यहां पर जितने दे रखे हैं उस हिसाब से होंगे। किसी का स्थान बल ज्यादा होगा तो दिग्बल कम हो जाएगा, काल बल कम हो जाएगा, या चेष्टा बल कम हो जाएगा। मतलब 2-3 चीजें अच्छी होंगी तो 1-2 चीजें खराब मिलेंगी। अक्सर प्लेनेट इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे देखना है। यूज ऑफ शेड बल आप देखिए, जो मैंने कहा था हाउ टू यूज इट। शेड बल आपने कैलकुलेट किया, यूटिलाइज कैसे करना है। स्थान बल indicate the best position and status that suits the native। ध्यान से समझिएगा इसे। आपको पर्सन की स्टेटस देखना है, तो स्टेटस देखने के लिए जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है उसका स्थान बल कैलकुलेट कर लीजिए। स्थान बल आपको, यदि वो स्थान बल उसका अच्छा है तो समझ लीजिए वो आपको उस पर्टिकुलर दशा के अंदर स्टेटस मिलना है, पोजीशन आपको मिलनी है। ओनली स्थान बल देख लीजिए, बाकी आपको शेड बल देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है उस प्लेनेट का आप स्थान बल देखिए। यदि स्थान बल बेटर है, और आप पहले भी देख सकते हो कि आपको पोजीशन और स्टेटस आपकी लाइफ में कौन सा प्लेनेट दिलवाएगा। जिस भी प्लेनेट का स्थान बल अच्छा है, अच्छे का मतलब मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बताई है, जब जुपिटर है इसका स्थान बल 165 से ज्यादा है, मरकरी का 165 से ज्यादा है, सन का 165 से ज्यादा है, इनकी दशा चल रही है, तो इन पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा के अंदर आपको स्टेटस और पोजीशन ये दिलवाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। रिवर्स द डायरेक्शन फेवरेबल फॉर ग्रोथ स्पेशली इन कैरियर और सेल्फ डेवलपमेंट। इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, आपको यह पता चलेगा कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है देख लीजिएगा,
यदि उसका दीर्घ बल ज्यादा है, जिस भी प्लेनेट का दीर्घ बल ज्यादा है आपकी कुंडली में, हाईएस्ट दिग्बल वाला प्लेनेट आप पकड़ लीजिए, वो जिस भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा दिग्बल में, उस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। जैसा मैं एक पर्सन पूछता है ना कि भाई हम किस दिशा में जाकर काम करें, तो आप देखिएगा कि आप डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देख लीजिएगा सभी प्लेनेट की। जिस प्लेनेट का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, वो जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ मिलेगी, पर्टिकुलरली कैरियर के अंदर। तीसरा आता है आपको काल बल, जिसे हम टेम्परल स्ट्रेंथ बोलते हैं। टेम्परल स्ट्रेंथ सजेस्ट करता है द राइट टाइमिंग, किस समय पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी किस समय पर होंगी, कौन सा समय आपके लिए लाइफ के अंदर सबसे बेटर रहने वाला है। अब आपसे पूछा जाए, देखिए बिल्कुल मैं आपको न्यू चीज बता रहा हूं, आपसे पूछा जाएगी इस व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उसका काल बल देखूंगा, टेम्परल स्ट्रेंथ देखूंगा, काल बल देखूंगा किस प्लेनेट की ज्यादा है। जिस प्लेनेट का काल बल ज्यादा होगा, आप समझ लीजिए उस प्लेनेट की जब भी दशा और अंतर दशा आएंगी, उस समय पर वो उसके लिए सबसे फेवरेबल टाइम होगा किसी भी काम को करने का। जिसका स्थान बल ज्यादा है, उसकी दशा और अंतर दशा आएंगी, तब समझ लीजिएगा उसको पोजीशन मिलेगी या उसको स्टेटस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हेल्प जरूर करेगा वो प्लेनेट जिसका भी स्थान बल एक लिमिट से ज्यादा है। फर्दर आ जाते हैं हम चेष्टा बल। ये रिफ्लेक्ट है व्हाट ड्राइव्स अस इंटरनली। चेष्टा बल ये बताएगा कि कौन सा प्लेनेट, विच प्लेनेट, आपका कौन सा प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है जो आपको इंटरनली किसी भी काम को करने के लिए ड्राइव करेगा, डायरेक्ट करेगा आपको कि नहीं ये करो। करो का मतलब आपके अंदर अपने आप एक ऊर्जा आ जाएगी और आप जो काम नहीं करते थे उसको भी करने लग जाओगे। सो इट रिफ्लेक्ट द ड्राइव्स अस इंटरनली आवर डिजायर्स, मोटिवेशंस एंड लाइफ पर्पस। तो ये आपको बताएगा जो भी आपका चेष्टा बल है, जिस प्लेनेट का चेष्टा बल हाईएस्ट है, एक या दो आप देखेंगे, एक लिमिट से ऊपर है जो मैंने मिनिमम लिमिट बताई है, वो सभी प्लेनेट क्या करेंगे, वो आपको ड्राइव करेंगे अंदर से ऐसी चीजों को करने के लिए जो आपकी डिजायर क्रिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको लाइफ पर्पस समझाएंगे। अपने आप व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरा पर्पस क्या है, उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे वो पर्टिकुलर प्लेनेट। नैसर्गिक बल को कोई यूज नहीं करते, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये सभी की कुंडली में सेम होता है। और लास्ट में आता है दीर्घ बल, दैट इज द एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ। इट शोज विच प्लेनेट विल रिमेन फेवरेबल थ्रू आउट लाइफ बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक इन्फ्लुएंस। जिसका भी आपका एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में एक लिमिट से ज्यादा है, मिनिमम लिमिट को क्रॉस कर रहा है, आप समझ लीजिए वो प्लेनेट आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है, क्योंकि उस पर जो एस्पेक्ट है वो बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है। उससे होगा क्या बेनिफिक प्लेनेट के एस्पेक्ट से, मतलब एस्पेक्ट पॉजिटिव है, तो ऑलवेज क्या होगा, या तो वो प्लेनेट आपकी दशा अंतर दशाओं में होगा या उसे जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं वो दशा और अंतर दशाओं में होंगे। तो सभी प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर परमानेंटली रोल प्ले करते रहेंगे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर। अब मैं इसको